हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए हम अपना क्लास 11th अकाउंटेंसी में थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं, जो कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और उसके अंदर भी मैंने एक वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वह देखना, जिसके अंदर मैं बेसिकली कुछ आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो मैं करा चुकी हूँ। तो बेसिकली उसमें हमने मीनिंग देख लिया था कि भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसके फीचर्स क्या है। इसी के साथ ही हमने 3 बेसिक्स या फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट किए थे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। ICAI के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो इशू किया था, तो उसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया था कि भी 3 आपके बेसिक्स या फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन है, जो कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होंगे जब भी वह अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वे आपके 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देखना, फिर वहां से आपको पता चलेगा, और फिर इस वीडियो में आना और फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर है वो करना। आज हम करेंगे बाकी के हमारे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट और इसी के साथ ही अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो चलिए फिर आज का लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट, अब हमारा जो अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का बेसिकली मतलब क्या है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई एक जो बिजनेस है और उसका ओनर है, वे दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, वह अपने ओनर से क्या है, अलग है। ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजमेंट से, इन सब से क्या है, अलग है। और इसी वजह से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही हम जो कैपिटल है, जो कैपिटल ओनर ने जो कैपिटल लगाई है, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी। कि भी जो कैपिटल है वो क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस को जो है बाद में, ठीक है, जो कैपिटल है उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ओनर को पेमेंट करनी पड़ेगी। किस कंसेप्ट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से। इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज करेंगे यहाँ पे कैसे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से। इसी के साथ ही अगर पार्टनर जो भी प्रोप्राइटर है, ओनर है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालता है तो उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं। वो ऐसा हम क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से। इसलिए ये कंसेप्ट बोलता है कि भी जो बिजनेस है वो अपने ओनर से सेपरेट है, एक डिस्ट्रिक्ट एंटिटी है। इसलिए हमें बिजनेस के अंदर हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकॉर्डिंग करनी है, न कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हम एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब इस कंसेप्ट की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू है उसको निकालेंगे। अगर मनी में हम उसको मेजर कर सकते हैं तो ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, मनी में वैल्यू उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तब हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल है, देखिए जो 2 मैनेजर हैं उनके बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने की वजह से काफ़ी टैलेंटेड दोनों ही मैनेजर थे, तो झगड़े की वजह से यहाँ पे देखिए लॉस तो फर्म को हुआ है, बट हम उस लॉस को जो मनी में है उसमें हम उसको, उसकी वैल्यू है उसको नहीं निकाल सकते। इसलिए इस झगड़े को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ ही अब आपने जो भी आप ये सामान खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो इनको भी हम क्या करते हैं, पहले मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल की आपने 1000 यूनिट परचेज की। ठीक है, और इसी के साथ ही मशीनरी अगर मैं बात करती हूँ, आपने 7 मशीनरी परचेज की। और इसी के साथ ही भी आपने चेयर है, ठीक है, चेयर्स को मैं यहाँ फर्नीचर के अंदर डाल देती हूँ, आपने 10 चेयर है वो परचेज की। तो अब आप बताइए, क्या आप ऐसे रिकॉर्डिंग करते हो कि भी रॉ मटेरियल है 1000 यूनिट, मशीनरी है 7, चेयर्स है हमारे 10? जी नहीं, आपको पहले इनको क्या होगा, मनी में कन्वर्ट करना होगा,
तब आप रिकॉर्डिंग करोगे। तो मनी में कैसे, जैसे मैं बोलती हूँ कि भी 1 यूनिट 10 रुपए की है, तो आप दिखाओगे कि भी रॉ मटेरियल है वो हमने 10,000 का खरीदा, ठीक है। मशीनरी की अगर मैं बात करती हूँ, एक मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, इट मीन 7 मशीनरी है वो कितने की हो जाएगी, 7 लाख की हो जाएगी। इसी तरह से आपने एक चेयर है वो 1000 की आपने खरीदी, तो 10 चेयर है वो कितने की हो जाएगी, 10,000 की। तो टोटल अब आप रिकॉर्डिंग करके दिखाओगे तो आप कहोगे कि भी हमने टोटल 8,20,000 का सामान खरीदा है, ठीक है। तो आप ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करोगे कि भी रॉ मटेरियल को यूनिट्स में दिखाओगे, मशीनरी को 5 मशीनरी हमने खरीदी है। किस कंसेप्ट की वजह से, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, नाम से आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है, ये कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन द इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी इवेंट है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों न हो, अगर हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, 2 कंसेप्ट हो गए हमारे। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बेसिकली हमारा क्या बोलता है कि भी हमें पता, हमने कंसेप्ट किया था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमने किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि भी एक बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड हमारा बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। हम ये सोच के बिजनेस नहीं करते कि भी कल या फिर 6 महीने बाद या 1 या 2 साल बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भाई ये बात तो ठीक है कि हमारा बिजनेस एक लंबे टाइम तक चलेगा। अब मैं मान के चलती हूँ कि भी मेरा बिजनेस है ना वो 100 साल तक चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 ईयर्स तक मेरा बिजनेस चलेगा। अब आप बताइए, क्या अब मैं 100 ईयर्स के बाद ये चेक करूंगी कि भी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिल्कुल एग्जैक्ट अगर रिजल्ट्स की बात करूं, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट लॉस की बात करूं, तो कहीं ना कुछ मुझे जो मेरा बिजनेस बंद होगा तब मैं अच्छे से कैलकुलेशन कर पाऊंगी। बट क्या अब मैं 100 सालों तक वेट करूंगी कि भी 100 साल के बाद मैं चेक करूंगी मेरे बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हुई है, मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है? अगर ऐसा मैं करूंगी तो फिर भी वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है कि बीच बीच में चेक करना कि भाई हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है वो प्रोग्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हमारी जो लाइफ टाइम है, ठीक है, जो लाइफ है बिजनेस की, उसको हम ब्रेक कर देते हैं किसमें, छोटे छोटे इंटरवल्स में, स्मॉल इंटरवल्स में हम उसको तोड़ देंगे। तो हमने बोला कि भी ठीक है, हम अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि भी मेरा बिजनेस मान के चलिए 100 साल से ज़्यादा भी चल जाए, ठीक है, या फिर 100 साल से पहले भी बंद हो जाए, तो मैं क्या करूंगी कि भी मैंने कहा कि भी नहीं, अब 100 साल के बाद तो मैं रिजल्ट ये नहीं देखूंगी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। मैं हर साल मैंने यहाँ पे एक टाइम इंटरवल फिक्स किया कि भी हर साल मैं चेक करूंगी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो जैसे अभी 1 साल का मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया। अब मैं हर एक साल पे क्या निकालूंगी, अपना जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है उसको मैं निकाल लूंगी। तो यही हमारा बेसिकली द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इंटू द टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो जो एंटायर लाइफ है बिजनेस की उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू टाइम इंटरवल्स, छोटे छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल्स में, किस लिए, जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट चेक करने के लिए, ठीक है। और जनरली जो हमारे टाइम पीरियड रहता है ये 1 ईयर का, 1 ईयर बोले तो आपका 12 मंथ्स का ये टाइम पीरियड रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड हम इसको कहेंगे। तो भी 1 साल का आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में एट द एंड ऑफ द 1 ईयर चेक करेगी कि भी उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली ईयर की बात करती हूँ तो 2 तरह के आपके ईयर होंगे, एक तो होगा आपका कैलेंडर ईयर और एक होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा ईयर फॉलो करती है, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और 31 दिसंबर को आपका एंड होगा। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ये आपका एंड होगा। तो अकाउंटिंग के अंदर या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल ईयर है उसको फॉलो करती है। आप लोगों का जो सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप लोग भी कौन सा ईयर फॉलो करते हो, ये फाइनेंशियल ईयर या ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। आप ये बोलते हो ना कि भी हमारा सेशन है, अभी जो आप लोगों का सेशन है ये बन गया आपका 2024 से 2025, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम ऐसे लिखते हैं 2024 से 2025 से, और ये हमारा हो जाएगा 1 जनवरी से दिसंबर, जो सा भी ईयर है अब जैसे 2024 है। तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमारा
जो ईयर हम कैसे लिखेंगे भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर को हम 2024-25 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भी हमारा अप्रैल यूज हुआ है, 2024 के 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और 2025 के 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है कि भी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो फाइनेंशियल ईयर है उसको फॉलो करना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपका बेसिकली बोलता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ही आपका इस वजह से आया ताकि हमें एक इंटरवल के बाद, छोटे छोटे इंटरवल के बाद हमें ये पता चल सके कि भी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, न कि भी हम बिल्कुल लास्ट में। जैसे छोटे से एग्जाम्पल आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर मैं आपकी बात करती हूँ, आप क्लास 11th में या 12th में कोई भी क्लास है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि भी आपने एडमिशन ले लिया, अभी आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया, फिर आपके मार्च के अंदर आपके एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम। तो क्या भाई किसी भी स्कूल में ऐसा है कि भी बिल्कुल उस स्कूल में मार्च में ही आपके डायरेक्ट एग्जाम लिए जाएंगे, बीच में आपका कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी आपका हाफ ईयरली नहीं है, कोई भी टेस्ट आपका नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो हम बीच में स्कूल में क्या होगा भाई, बीच बीच में आपके टेस्ट आपके लिए जाते हैं, 15 दिन पे भी, वीकली भी, या फिर 15 डेज में, वो डिपेंड करेगा टीचर पे। ठीक है, या फिर आपके यूटी होंगे या फिर हाफ ईयरली होंगे। तो ये सब बीच में इसीलिए तो लिए जाते हैं ना, ताकि पता चल सके कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस किया है, और अगर कुछ कमी निकले तो भी हम उसको अभी इसी टाइम हम दूर कर दें, ताकि जब हमारे फाइनल एग्जाम होंगे उस टाइम तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, कोई भी आप कमी न कर पाओ। तो जो भी वीकनेस है उसको आप पहले ही दूर कर लो। तो सेम इसमें, तो इसमें भी हमारे क्या रहेगा, ऐसा नहीं है कि भी हम लास्ट में जाके 100 ईयर्स में या बहुत टाइम बाद हम अपने रिजल्ट से उसको फाइंड आउट करेंगे, हम बीच बीच में करेंगे। तो ये आपका काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे दो की। ठीक है, तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपका बोलता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग एज हैविंग अ ड्यूल एस्पेक्ट। हम जितनी भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके दो एस्पेक्ट है, दो इम्पैक्ट उसके पड़ेंगे। या मैं क्या बोल सकती हूँ कि भी दो अकाउंट्स को, ठीक है, दो अकाउंट्स को हर एक ट्रांजेक्शन वो इफेक्ट करेगी। एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये किस वजह से आपका ड्यूल एस्पेक्ट है, और इसी वजह से इसका नाम हमारा आया है डबल एंट्री सिस्टम, कि भाई हमें डबल एंट्री करनी पड़ती है। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी दो जगह हमारी एंट्री होगी। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने फर्नीचर, देखिए टू इम्पैक्ट कैसे आएंगे। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने का मतलब क्या, फर्नीचर मेरे पास आया, कैश मेरे पास गया, तो यहाँ पे दो इम्पैक्ट हुए, फर्नीचर और कैश पर। या मैं बोल सकती हूँ दो अकाउंट्स अब मेरे यहाँ पे इफेक्ट होंगे, कौन सा, फर्नीचर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट है, जो कहता है कि भी दो अकाउंट्स आपके यहाँ पे इफेक्ट होंगे, और इसके अकॉर्डिंग एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। और इसी सिस्टम के बेस पर हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर इसी सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम हम बोलते हैं। और इसी वजह से हम हमेशा आपके जब आगे आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी आप आगे बैलेंस शीट बनाओगे, तो हमेशा आपके बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड होती है और ये आपकी एसेट साइड होती है। ठीक है, तो ऑलवेज यहाँ पे जो टोटल है ना लायबिलिटी का और एसेट का आपका इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे 1 लाख आया लायबिलिटी साइड का टोटल, तो एसेट का भी आपका 1 लाख ही आएगा। यहाँ पे 3 लाख आया तो एसेट का भी आपका 3 लाख आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। आपकी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा मैच होती है, और यहीं से आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन निकलती है। इस डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ही आपकी एक एंट्री यहाँ पे निकलती है, क्या, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे हम डिटेल में इसको करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ये है आपका भाई ड्यूल एस्पेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब क्या है कि भाई आप रिवेन्यू है, रिवेन्यू आपको कैसे मिलता है, रिवेन्यू आप कहाँ से अर्न करते हो। जब भी आपने जो गुड्स है उसको सेल किया तो आपको रिवेन्यू मिलेगा, या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो जैसे ही आपने सर्विस रेंडर की आपको रिवेन्यू मिलेगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई रिवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज कब करें, उसकी पहचान कब करें, या फिर उसको हम रिकॉर्ड कब करें। आप ऐसे लिख सकते हो, रिकॉग्निशन का मतलब है कि भाई रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड कब करें। रिवेन्यू को हम कब रिकॉर्ड करें, जब हमें कैश मिले उस टाइम हम रिकॉर्ड करें, या फिर जिस टाइम हमने सेल किया उस टाइम हम उसको रिकॉर्ड करें, या फिर जब हमें ऑर्डर मिला है उसको हम रिकॉर्ड करें। तो ये आपको बताएगा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलता है कि भी आपको रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना, कब उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, और आपको तब उसकी रिकॉर्डिंग करनी
करनी है जैसे आपने सेल कर दी, ठीक है, जैसे आपने सेल कर दी या फिर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो एट दैट टाइम, ठीक है, वह जो पर्टिकुलर पीरियड है उस पीरियड में ही आप क्या है रिकॉर्डिंग उसकी करोगे। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि भी जैसे ही आपने गुड्स की जो ओनरशिप है ना उसको ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर कर दिया किसको, परचेजर को, खरीदने वाले को, तो उसी टाइम आप क्या करोगे, रिवेन्यू उसको रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसको रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी बोलते हैं या फिर रियलाइजेशन भी बोलते हैं कि भी जब आपका रिवेन्यू रियलाइज होगा, रिवेन्यू कब रियलाइज्ड आपका होगा, जैसे ही आपने सेल कर दी, सेल ऑफ गुड्स आपने किया या फिर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपने जो टाइटल है या ओनरशिप है, गुड्स की ओनरशिप है वो आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किसको कर दिया, परचेजर को। उस टाइम आप रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मेरे को जो ऑर्डर है ना, ठीक है, ऐसे बोल देती हूँ, जो फर्म है ना उसको है ना 1 जनवरी को ऑर्डर मिला, 1 जनवरी को ऑर्डर मिला कि भी इतने 5 लाख रुपए का सामान है ना, 5 लाख रुपीज का सामान है वो हमें भेज दो। अब फर्म ने क्या किया, 20 जनवरी को फर्म ने जो ऑर्डर दिया था ना, तो उसने गुड्स से उसको डिस्पैच कर दिया, या 20 जनवरी को उसने क्या कर दिया, सप्लाई कर दी, ठीक है, गुड्स की। उसके बाद फिर आगे जाके 1 मई को क्या हुआ, आपको कैश मिला भी 5 लाख रुपए का। जो 1 जनवरी को ऑर्डर आया, 20 जनवरी को फिर आपने गुड्स है उसको भेज दिया, डिस्पैच कर दिया, सप्लाई कर दी 20 जनवरी को, और अब जो कैश आपको मिली ना वो आपको मिला 1 मई को। तो अब आप बताओ, आप जो रिकॉर्डिंग करोगे, ये जो ट्रांजेक्शन आपकी हुई है इसकी रिकॉर्डिंग करोगे, वो कब करोगे, 1 जनवरी को करोगे, 20 को करोगे, या फिर 1 मई को करोगे। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कब करोगे, 20 जनवरी को। हम 20 जनवरी को कहेंगे कि भी हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, क्योंकि 20 जनवरी को आपने गुड्स है उनको भेज दिया, सेल कर दिया, आपने गुड्स की जो ओनरशिप है, टाइटल है, उसको ट्रांसफर कर दिया परचेजर को, ठीक है। तो ये बोलता है आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉस्ट कांसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट। तो कॉस्ट कांसेप्ट आपका बेसिकली क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट एन एसेट्स इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। भाई हम जनरली बैलेंस शीट के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर जो भी एसेट है उसको रिकॉर्ड करते हैं किस प्राइस पर, जिस प्राइस पर हमने उसको क्या किया है, एक्वायर किया है, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा है या फिर एक्वायर किया है उस पर हम क्या करेंगे, जो हमारी एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। फिर आगे हम जो हमने एसेट परचेज कर लिया, आगे फिर इससे रिलेटेड जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो इसी कॉस्ट को हम बेस लेके करेंगे, ठीक है, इसी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, बेस लेके करेंगे। तो इसलिए जो हमारा जो वैल्यूएशन होगा एसेट्स का, किसी जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो भाई जो हमारी कॉस्ट है ना, जिसपे हमने एक्वायर की है, जितने पे हमने खरीदी है उसी पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसी के साथ ही भी इसका मतलब ये नहीं है कि भी आपने इस कॉस्ट पे तो आप रिकॉर्ड करोगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैलेंस शीट में आप हमेशा ही इसी को दिखाओगे भी। जैसे आपने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग है वो 10 लाख रुपए में खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग है वो 10 लाख रुपए में खरीदी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है वो आपने एक्वायर की 10 लाख रुपए में। तो भाई अब आपने जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग दिखाओगे तो आप कितने की दिखाओगे, 10 लाख की। ये आपकी बेसिकली कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, ये आपकी है एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब आगे इन फ्यूचर अगर मार्केट जो वैल्यू है इस बिल्डिंग की चाहे कितनी हो, ठीक है, हो सकता है कि 2 साल बाद इस बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो 15 लाख हो जाए, तो भाई इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट वैल्यू का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट वैल्यू है उसको आप नहीं दिखाओगे, आप अपनी बिल्डिंग को इसी कॉस्ट पे दिखाओगे। इसी वजह से इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि 2 साल बाद हम इस वैल्यू पे अगर हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, पास्ट वाली, पीछे वाला हम लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी हम 10 लाख से ही हर बार एसेट साइड में हम बिल्डिंग दिखाएंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो डेप्रीशिएशन इस पे लगेगा, ठीक है, जो डेप्रीशिएशन लगेगा ना तो वो डेप्रीशिएशन हम चार्ज करेंगे और वो डेप्रीशिएशन माइनस करके हम वैल्यू दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे 2 लाख का डेप्रीशिएशन लग गया 1 साल में, मैं मान के चलिए कि भी 10 लाख की थी ना आपकी, कि भी 2 लाख का आपका डेप्रीशिएशन लग गया, तो अब आप बैलेंस शीट में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दिखा दोगे, 8 लाख दिखा दोगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंसेप्ट बोलता है, ये आपका कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कि भी बेसिकली इसका बेसिक मीनिंग ये है कि भी जिस कॉस्ट पर आपने जो भी एसेट है उसको एक्वायर किया है उसी कॉस्ट पर हम अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं, बट इसी के साथ ही डेप्रीशिएशन वगैरह वो चार्ज करके हम अलग से दिखाते रहते हैं। तो ये हमारे क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये उसके बाद हमारा मैचिंग कंसेप्ट।
हमारा नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या क्या बोलता है, तो देखिए मैंने आपको ना एक्रूअल कंसेप्ट कराया था, ठीक है। इससे जो पहले वीडियो है उसमें मैंने जब 3 कंसेप्ट आपको कराए थे, तो उसमें एक मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट कराया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था जब भी हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी जो रिकॉर्डिंग है हमारे 2 बेस होते हैं, या तो हम कैश बेसिस पे करेंगे या फिर एक्रूअल पे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम जनरली कौन सा बेस अडॉप्ट करते हैं, एक्रूअल। तो कैश बेसिस का मतलब क्या था कि भी जैसे ही आपको कैश मिलेगा, ठीक है, तो आप जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करोगे कैश के बेस पे। अगर कैश मिला है तो रिकॉर्ड करोगे, कैश नहीं मिला तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे एक्रूअल बेसिस ने क्या कहा था कि भी इट इज इमैटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। भाई ये आपका कोई मायने नहीं रखता कि भी आपको कैश मिला या नहीं मिला। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे आपने अगर रिवेन्यू हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो, अगर आपने एक्सपेंस किया है तो उसको आप उस पर रिकॉर्ड करके दिखा दोगे, ये नहीं देखोगे कि भी आपको कैश मिला या नहीं मिला। तो ये सेम आपका वही है मैचिंग। तो मैचिंग का मतलब क्या, भी आपको मैच करना। अगर आपको रिवेन्यू हुआ है, आपको रिवेन्यू हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है ना, आप उसी टाइम दिखाओगे जिस टाइम आपको रिवेन्यू हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल लेती हूँ। मैंने 20 वॉच खरीद ली, मैंने 20 वो चीज़ मैंने परचेज की, 20 वो चीज़ मैंने परचेज की। देखिए मैं यहाँ पे काउंटिंग ईयर भी बना देती हूँ। मेरा फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो है मेरा 2022 से लेकर 2023, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2023 से लेकर 24, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो 2022-23 में ना मैंने 20 वो चीज़ खरीदी, और एक वो चीज़ है मेरी यहाँ पे 1000 रुपये की। तो मेरी 20 वो चीज़ कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 2 लाख की, ठीक है। 2 लाख की वो चीज़ मैंने खरीदी। अब 2022-23 में ना मैं मान के चलती हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे 10 वॉच है उसको सेल कर दिया, 10 वॉच को मैंने सेल कर दिया। इट मीन्स जब मैंने 20 वो चीज़ खरीदी थी 2 लाख की, तो मेरा एक्सपेंस कितना था, मेरा खर्चा हुआ था 2 लाख का भी। 20 घड़ियाँ मैंने खरीदी, और एक घड़ी कितने की है, 1000 की, ठीक है। अब मैंने 10 वॉच बेच दी है, और मैंने 1500 में बेची है एक। तो भाई मैंने अब कितने में बेच दी है, यहाँ पे 10 वॉच एक अगर मेरी 1500 की है तो ये हो जाएगी आपकी, नहीं ये 20,000 होगा आपका, ठीक है। 20 वॉच अगर एक वॉच 1000 रुपये की है तो आपका 20,000 की आपने टोटल यहाँ पे खर्चा किया है, 20,000 का टोटल। अब 10 वॉच आपने बेच दी है और 1500 में आपने बेची है, इट मीन्स आपने 15,000 की बेच दी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिवेन्यू। अच्छा अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट और लॉस निकाला। आपने देखा कि भी मेरा एक्सपेंस तो 20,000 का हुआ है और रिवेन्यू है मेरा 15,000 का, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा 5,000 का क्या हुआ, लॉस। ये सही है, ये आपका सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि भी अगर आपने 10 वॉच बेची है तो आप एक्सपेंस भी तो 10 वॉच का ही लोगे, आप एक्सपेंस भी तो 10 वॉच का ही लोगे ना। इसी को तो मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो भाई 10 वॉच है वो मेरी कितने की पड़ेगी, 10 वॉच है वो मैंने कितने की खरीदी है, अगर मैं उसकी प्राइस की बात करती हूँ तो 1000 की एक है, तो भाई 10,000 की मैंने खरीदी है, और 10 वॉच को मैंने सेल किया है। सेल कितने पे किया है, 15,000 पे। तो अब देखो अब आपका सही प्रॉफिट निकल के आया कि भाई 5,000 का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आप 2020-23 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा तो उसमें आप 10 वॉचेज का ही आप रिवेन्यू लोगे, तो 10 वॉचेज का ही आप एक्सपेंस लोगे। ये नहीं है कि भाई आपने एक्सपेंस तो 20 वॉच का ले लिया और आप रिवेन्यू 10 वॉच का दिखा रहे हो, तो फिर आपका ट्रू प्रॉफिट वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं कि भाई जो रिवेन्यू है, जो पर्टिकुलर पीरियड का रिवेन्यू है उसी पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस आपको लेना है। इसी वजह से हम आगे जब हम जाएंगे आगे तो हम जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वेजेज है, तो उन सब का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो सब इसी कंसेप्ट की वजह से है। अब ये जो बाकी की 10 वॉच बच गई है, 10 तो हमने बेच दी, 10 बच गई है, अब ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम जितने के भी बेचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि भी जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, एक अकाउंटेंट जब भी वो रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करनी है। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ इधर मैनेजमेंट और अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते, चाहे मैनेजमेंट में अकाउंट्स प्रिपेयर किया है या किसी अकाउंटेंट ने, तो भी उनको बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायस, पर्सनल जजमेंट आपने यूज नहीं करनी है, कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं करना है, और उसके हिसाब से उसको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। और ये आपका पॉसिबल कब होगा, जब हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक वेरीफेबल अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास है, अगर हम उससे उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो तब हमारे ये काम होगा। कैसे, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, अब मैनेजर है उसने मशीनरी खरीदी है, एक मशीनरी खरीदी उसने 5 लाख रुपए की।
अब उसने आके ओनर को बताया कि भी मशीनरी 5 लाख रुपए की आई है। अब ओनर बोलता भी मैं कैसे मान लूँ 5 लाख रुपए की आई है, ठीक है, 5 लाख की आई है। तो भी उस केस में जो मैनेजर है उसको क्या करना होगा, जो ओनर है मैनेजर को, ओनर को यहाँ पे कैश रिसीट दिखानी पड़ेगी। देखिए भाई ये रही कैश रिसीट, तो इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट यही बोलता है, ठीक है, कि भी आपको वेरीफाई हो गया कि भी हाँ आप ओनर ने जो रिसीट है उसको चेक किया और उसमें देखा हाँ भी जो मशीनरी है वो 5 लाख की है, तो बोला भी हाँ सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैश रिसीट नहीं है तो मे भी हो सकता है कि भी मैनेजर झूठ भी बोल दे, 5 लाख की मशीनरी है खरीदी है और आके ये बोल दे कि भी 6 लाख की खरीदी है, 1 लाख अपने बना ले, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि भी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट है, उसको जब भी वे रिकॉर्डिंग करते हैं, जब भी वे अकाउंटिंग करेंगे तो फ्री फ्रॉम एंड कोई भी पर्सनल बायसनेस है उससे दूर रहना है, अपनी जजमेंट नहीं रखनी है और अच्छे से भी एक फेयर यहाँ पे रिकॉर्डिंग है उनको करनी है। अब उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे सारे के सारे आपके कंसेप्ट मैंने करा दिए है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अब देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर हमारी 3 कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ द मेटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर नाम से अब आपको पता चल जाएगा। ये कन्वेंशन बोलती है कि भाई एक फर्म को क्या करना, फुल डिस्क्लोज करना है। यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी सिग्निफिकेंट आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, हर एक आइटम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को आपको क्या करना, फुल डिस्क्लोज करना। किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको आपको छिपाना नहीं है। इसी वजह से ना, इस फुल डिस्क्लोजर की वजह से ही हम क्या करते हैं, जो कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी होती है, कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी होती है उसको भी हम, ठीक है, कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी है उसको भी हम शो करते हैं। अब ये कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी का मतलब ये है कि भी फॉर एग्जांपल कोर्ट के अंदर केस चला हुआ, अब मेरा कोर्ट के अंदर केस चला हुआ, अगर मैं जीत गई तो मुझे 10 लाख रुपए का फायदा होगा, अगर मैं जीत गई तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर मैं हार गई तो मुझे 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ पे मुझे मिलेंगे। तो ये मेरी कॉन्टिजेंसी है कि भी ये लायबिलिटी मेरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भी अगर मैं जीत गई तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा और अगर मैं हार गई तो मुझे 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंसी। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कन्वेंशन बोलती है कि भी आपको फुल डिस्क्लोज करना, तो आपको कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी है वो भी जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे ना ऐसे फुटनोट डाल के नीचे आपको बताना होगा कि भी हाँ आपकी एक कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी भी है कि भी ऐसे ऐसे कोर्ट में केस चला हुआ है और हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ ही आपने कोई भी मेथड आपने चेंज किया, जैसे हमने बात की थी डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है, आप पहले SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है वो फॉलो करते आ रहे थे, अब आपको लगा कि भी चलिए अब की बार चेंज करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो हम अडॉप्ट करेंगे, तो वो भी आप फुटनोट में यहाँ नीचे लिख के दिखाइए कि भी हाँ अब आप चेंज करने जा रहे हो, रीजन भी लिखिए आप क्यों चेंज कर रहे हो। तो ये कौन बोलता है, फुल डिस्क्लोजर, कि भी आपको फुल डिस्क्लोज करना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना होगा। ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली disclosed, ठीक है। in other words there should be a sufficient disclosure of the information which is of material interest to the users of the financial statement। के जो यूजर्स है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब उसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ द मेटेरियलिटी, ठीक है। अब ये जो मेटेरियलिटी कन्वेंशन है ये इसका एक्सेप्शन है, जो फुल डिस्क्लोजर है ना इसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। कैसे? ये बोलता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है ना, जो मटेरियल है, रिलेवेंट है, सिर्फ वे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, फालतू में ऐसे भीड़ मत करो कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। फुल ने तो क्या बोला, फुल डिस्क्लोजर, भाई फुल सब कुछ आप डिस्क्लोज करो, बट ये इसका उल्टा है, ये बोलता है भाई सब कुछ आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही आइटम रिकॉर्ड करो। अब 10 रुपए का पेन खरीदा, 5 रुपए की पेंसिल खरीदी है, स्टेशनरी है, ठीक है, छोटी मोटी है, अभी ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है नहीं, ये रिकॉर्ड करके तो आप वैसे ही सिरदर्दी क्रिएट करोगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए लेकिन बट फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि भाई आपको हर एक रिकॉर्ड करना है। हाँ, इसी के साथ ही आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो मेटेरियलिटी कंसेप्ट है ना, ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। किसी फर्म के लिए सेम आइटम है वो मटेरियल हो सकता है, बट किसी फर्म के लिए वह आइटम है मटेरियल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल पुअर पर्सन है, अगर उसके 100 रुपीज़ यहाँ पे गिर जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या मटेरियल है, वो तो सारा दिन भी रोता फिरेगा कि भी मेरे 100 रुपये मेरे गिर गए, आज तो मेरा लॉस हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया, पूरा दिन 2-3 दिन तक शायद उसको नींद भी नहीं आए। अब इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ सलमान खान की, सलमान खान के यहाँ पे 100 रुपये गिर गए, ठीक है, उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, उसके 1000 गिर गए तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये मेटीरियलिटी जो कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, ये भी आपकी फर्म टू फर्म डिपेंड करेगी। मे भी हो सकता
सकता है कि सेम आइटम है वो एक फर्म के लिए मटेरियल हो और दूसरी फर्म के लिए मटेरियल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन बोलता है कि भाई आपको प्लेइंग सेफ, आपको सेफ खेलना। सेफ अब आप कैसे खेलोगे, तो ये बोलता है कि भी अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको कोई भी लॉस हो सकता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। उसका अगर आपको लगता है इन फ्यूचर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है तो भी आप उसको रिकॉर्ड करो। बट अगर आपको ये लगता है कि भी नहीं मेरे को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, तो उसको आप रिकॉर्ड मत करो। लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे और अगर हमें लगता है कि भी हमें प्रॉफिट होगा उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो बैड डेट है, बैड डेट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमें लगता है कि भाई हाँ मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हमें 10,000 के हमारे डेटर ऐसे हैं जिनसे हमें पैसा नहीं मिले, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन है वो मेंटेन करके चलते हैं। इसी के साथ ही हम स्टॉक का ना वैल्यूएशन करते हैं, जो स्टॉक होता है ना उसका वैल्यूएशन करते हैं, या तो हम उसका जो मार्केट में प्राइस है उस पर वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस पर। तो जनरली हम किस पे करते हैं, विच एवर इज लेस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो वैल्यू कम होगी ना उस पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से, ठीक है। तो ये था भाई आपका आज की वीडियो में, मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट भी हमने कर लिया, कन्वेंशन भी हमने कर लिया है। इससे पहले वीडियो उसको देख लेना, और 2 वीडियो के अंदर आपका 3rd चैप्टर जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपका आज का लेक्चर वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर भी किसी को नहीं आया, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।